हाँ, पूंजी निवेश के आधार पर तो एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदलता रहता है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। अब स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जिसे भेल कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सेल कहते हैं। ये हैं कि आपके सार्वजनिक क्षेत्र के। अब आते हैं निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में क्या है? निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका, अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, निजी क्षेत्र के कौन, सार्वजनिक क्षेत्र में कौन हुए? जिनका स्वामित्व किसके पास है? सरकार के पास है। और निजी क्षेत्र में जिसका, निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा अन्य लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है। टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर, ये क्या है? आपके प्राइवेट सेक्टर के हैं, निजी क्षेत्र के हैं। अब आता है संयुक्त उद्योग। वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रकार से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसे ऑयल बोलते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? इन दोनों का निजी और क्षेत्र और जो सरकारी क्षेत्र है, दोनों ने मिलाया हाथ और एक नया क्षेत्र बना, संयुक्त क्षेत्र, है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब एक आता है सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। अब बता कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर। भारी उद्योग जैसे लोहा इस्पात। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। अब क्रियाकलाप दिया गया है यहाँ पर, जैसे क्या क्या है, आप एक सूची बना लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे कुछ वर्ग अलग बनाइए, जैसे कुछ भारी वाले हो गए, जैसे कुछ कच्चे माल के आधारित हो गए, तो इस तरह की आप एक लिस्ट बना सकते हैं। अब आते हैं हम कृषि आधारित उद्योग पे चर्चा करते हैं। जैसे सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं। तो क्या है, देखिए यहाँ पर कि अब सूती वस्त्र के लिए आप कॉटन मिल आप ढूंढना है, रुई जिसे कहते हैं ना, कपास। तो ये क्या है, आपको खेतों से ही मिलना है, खेतों में उत्पादन होगा। पटसन तो जान ही रहे, जूट का उत्पादन किया जाता है, जूट से पटसन होता है। रेशम तो जान ही रहे कैसे बनाया जाता है आप लोग, है ना। कई तरह के रेशम बनाए जाते हैं हमारे देश में। ऊनी वस्त्र तो जान ही रहे, भेड़ पालन किया, ऊन लिया, ये ऊनी वस्त्र में आ गया। चीनी समझ रहे हैं गन्ने से बनती है ना, सबसे ज्यादा मात्रा में। वनस्पति तेल समझ ही रहे हैं, वनस्पति तेल कई चीजों से बनता है हमारे यहाँ। अब आता है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है। मतलब यहाँ पर कच्चा माल भी बढ़िया से मिल रहा है और इससे हम जो है अतिरिक्त मूल्य यानी कि लाभ जो है ज्यादा से ज्यादा कमाया जा सकता है। अब इसमें आता है पहला सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। मतलब हाथों से, जानते हैं ना, सुने होंगे गांधी जी का चरखा था, तो सूत काटते थे, सूत से काट के सूत बनता था, उससे फिर अपने कपड़े बुनते थे वो लोग। तब मशीनें नहीं थी, तो कपड़े तभी भी पहने जाते थे, लेकिन वो हाथों से बुनाई करके, हथकरघा करके, कताई करके इस तरह बनाया जो है बुना जाता था। 18वीं शताब्दी के बाद में विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। 18वीं सदी में आए हम, तो यहाँ पे करघे जो है इलेक्ट्रिक से चलने लगे। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीनों निर्मित उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। हमारे यहाँ सब हाथ से बनाते थे, चरखे से बनाया जाता था, है ना। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया, मशीनों से कच्चा माल यहाँ से लेके गए, मशीनों से बना के बेचने लगे। अब जब मशीनों से वो बना के बेचेंगे
तो देखिए उनके माल की उनका माल सस्ता भी होगा और अच्छा भी होगा, थोड़ा फाइन आएगा। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग बेच रहे थे हाथ से बनाएगा तो थोड़ा महंगा बेचेगा, जो महंगा वही चीज उसको अच्छी मिल रही है, मशीनों से बनाई हुई मिल रही है, कोई तो कोई क्यों खरीदेगा महंगी, सब सस्ते की तरफ सभी भागेंगे, है ना। और उसमें अच्छी थोड़ा सा मशीन से बना था, थोड़ा सा अट्रैक्टिव था। तो इसमें क्या हुआ, देखिए रेशा उत्पादन में क्या हुआ, पहले पहले रेशा उत्पादन में धुनाई, कताई, फिर बुनाई, फिर रंगाई या वाष्पीकरण, फिर वस्त्र निर्माण। और इसमें वस्त्र या गारमेंट, बुनाई में कपड़ा मिलता है, धुनाई कताई में सूत, और उत्पादन रेशा उत्पादन में कच्चा रेशा। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। पहला कहाँ पे लगाया गया, मुंबई में। कब लगाया गया, 1854 में लगाया गया। यूरोप दो विश्व, अब सोचिए हमारे यहाँ पर 1854 में सूती वस्त्र बनना शुरू होते हैं। इसके पहले क्या होता है, हम लोग हाथों से ही बना रहे हैं, यहाँ पर कारखाना लग गया, है ना, उद्योग स्थापित हो गया। तो यूरोप दो विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। इस इंग्लैंड में कपड़े की मांग पूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, क्योंकि पहले उस कहाँ पे स्थापित किया, कहाँ किया गया था, मुंबई में किया गया। तो पहले कहाँ था, महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक सीमित थे। कपास की उपलब्धता, मतलब जहां पर कच्चा माल मिलेगा वहीं पे इंडस्ट्री लगाई जाएगी। तो कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम और नमी युक्त जलवायु, इसके लिए नमी युक्त जलवायु भी जरूरी होती है जो आपका वस्त्र उद्योग है। तो इस आदि कारकों ने इसकी स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग को कृषि से निकट संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों और गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों और रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर, पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का भी विकास होता है साथ साथ में। मतलब ये ध्यान रखिए कि वस्त्र उद्योग के साथ में कुछ अन्य उद्योग भी चल रहे हैं। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है क्योंकि देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघा, विद्युत करघों और मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योगों के बुनकरों को उनके घर में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। और गांधी जी ने सूत कातने और खादी बुनने पर क्यों बल दिया था भाई, क्योंकि वो चाहते थे कि रोजगार लोगों को मिले, है ना। जब हाथ से बनेंगे तो रोजगार भी मिलेगा। तो हमारे देश में विद्युत चलित करघों और हथकरघों का निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरी चीज, हमारा आता है, पहले हमने क्या पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे थे वस्त्र उद्योग, अब हम पढ़ेंगे पटसन। पटसन जो मैंने बताया था आपको कि पटसन क्या है। भारत पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक है। मतलब सबसे ज्यादा भेजा जाता है हमारे देश से पटसन को अन्य देशों में। वर्ष 2010 और 11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किमी लंबी तथा 3 किमी चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। कितने हैं, लगभग लगभग 80। पहला पटसन उद्योग कलकत्ता के निकट सिसरा में 1855 में, कहा, कलकत्ता के निकट, कहा, सिसरा में लगाया जाता है। और 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिले तो भारत में रह गए, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में चला गया। मतलब मिले बहुत ज्यादा रही, लेकिन क्या हुआ, जो अच्छा जहाँ पटसन उत्पादन हो रहा है वो कहाँ चला गया, बांग्लादेश में चला गया। तो ये कहिए कि पटसन उद्योग में कौन कौन देश अग्रणी हो गए, भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश कभी 1947 के पहले ये भारत का ही हिस्सा था और ये पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान इसे कहा जाता था। बाद में ये फिर अलग हुआ, इसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। अब हुगली नदी तट पर इनके
पर स्थित होने के निम्न कारण हैं। कौन से? पर्सन उत्पादन क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन मिल जाता था, जल परिवहन सस्ता होता है, आसानी से मिल जाता था। सड़क, रेल और जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक जाने के में सहायक होना, कच्चा माल आसानी से मिल रहा है, मिलों तक पहुंच रहा है। तो कच्चा पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कलकत्ता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना सम्मिलित है। अब आता है चीनी उद्योग। पटसन मैंने बताया था ना आपको, जो जूट के बोरे बनाए जाते हैं वो पटसन से ही होते हैं ना। जूट उद्योग जो है पटसन से ही संबंधित। अब आता है चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खंडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इसके उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है और ढुलाई में इसके इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। मतलब ढोया जाता है तो इसमें सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और कहाँ कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात में, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिलों को 60% उत्तर प्रदेश और बिहार में है। 60% मतलब समझ लीजिए अपने उत्तर प्रदेश में और बिहार में। यह उद्योग मौसमी है, यानी कि मौसम पे निर्भर है। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सहकारी क्षेत्र में लगे उपयुक्त यथा यह सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? अच्छा, हम देख लेते हैं पहले। एक मानचित्र दिया गया है जिसमें कि हम जान सकते हैं कि सूती वस्त्र, ऊनी उद्योग और रेशम उद्योग कहाँ कहाँ पे हैं। तो आपसे अगर जो मैपिंग पूछा जाएगा तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भैया बताइए कि ऊनी वस्त्र कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा, रेशम वस्त्र कहाँ सबसे ज्यादा होता है ना, और सूती वस्त्र कहाँ। तो इस मैप से आप ये क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। पिछले कुछ वर्षों में मिलों की संख्या दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। मतलब महाराष्ट्र में चीनी मिलें जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा होती है। यहाँ पर गन्ने में सुक्रोज अधिक मिल रहा है, यानी कि मिठास ज्यादा मिल रही है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही। अब आता है हमारा ये कृषि वाले उद्योग, हम समाप्त करते हुए आते हैं हम खनिज आधारित उद्योग पे। वे उद्योग जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। मतलब देखिए इस्पात वही जो आप लोहे का जो इस्तेमाल करते हैं वही इस्पात है, और इसके लिए बहुत सारी चीजों में बन रहा है। भाई कोई भी उपकरण बनाएंगे तो लोहे की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। इस्पात के उत्पादन और खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। मतलब जहाँ कहाँ कितना उत्पादन हो रहा है इस्पात का और कितने इसकी खपत हो रही है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं, और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात कितना होता है? 4:4:2:1 का है। किसका किसका? लौह अयस्क कितना होगा? 4 होगा, कोकिंग कोल 2 होगा, चूना कितना होगा? 1 होगा। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैंगनीज की कुछ मात्रा अगर मिला दी जाए तो ये थोड़ा सा कठोर हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। इस इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? अब ये यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा मैपिंग में, यहाँ से तो जरूर जरूर ही पूछा जाता है कि इस्पात के कारखाने कहाँ हैं। इस बार भी पूछा गया था। तो सबसे ज्यादा पठारी क्षेत्रों में होते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? या याद कर रहे हैं कि इससे निर्मित माल को बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। भारत में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात
उद्योग केंद्रित हैं। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें लौ एस की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वो है कि कैसे इस्पात का निर्माण होता है। पहले कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन होता है। फिर क्या होता है, झोंकदार भट्टी। इसमें क्या होता है, लौ एस को गलाया जाना, चूना पत्थर और सहायक खनिज इसमें मिलाया जाता है, धातु का मैल हटाया जाता है। एस को गर्म करने के लिए कोक को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसको गलाया जाता है। जब निकाला गया फैक्ट्री से खनिज के रूप में, फिर इसको क्या किया, गलाया गया। अब गलाया जाएगा तो इससे बनेगा ढलवा लोहा। ये क्या है, तरल पदार्थ के सांचे में डाला जाता है, जिसे ढलवा लोहा कहा जाता है। अब इसको बहुत सारे सांचों में डाला जाता है, जैसे आप देख रहे हैं सरिया आपकी बन की आ जाती है, बड़ी बड़ी जो आपको देख रहे हैं लोहे की जो दरवाजे वगैरह बनाए जाते हैं, वो बड़ी बड़ी लोहे की फंटियां बन के आ जाती हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये ढलवा लोहा से, जैसे सीट्स बनती है ना, सीट्स देखे ना कि चादरें जो बनती, जो दरवाजा बनता है उनकी चादरें भी बनती, तो ये कहाँ से बन रहा है, ढलवा लोहा से। अब धातु को फिर क्या है, इस्पात बनाना, ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर मैंगनीज, निकल और क्रोमियम मिलाकर किया जाता है। फिर रोलिंग, प्रेसिंग और ढलाई करी जाती है। यहाँ पर ये प्रक्रिया संपन्न होती है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा आपको मिलता है कहाँ पे, छोटा नागपुर क्षेत्र में, जो कि कहाँ है, बर्नपुर, दुर्गापुर। यहाँ कारखाने हैं कहाँ, दुर्गापुर में, बर्नपुर, जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। बोकारो भी छत्तीसगढ़ में है। और दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला आपका आ जाएगा किधर, उड़ीसा में। भिलाई आपका आ जाएगा, ये भिलाई छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। बोकारो और जमशेदपुर आपके झारखंड में है। और बाकी विजयनगर, भद्रावती और सलेम में भी कुछ मात्रा में मिलता है। आगे देखिए, एल्यूमिनियम प्रगलन। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का होता है, एल्यूमिनियम तो जान ही रहे हैं आप, एल्यूमिनियम के बर्तन देखे ही होंगे आप लोगों ने, है ना। तो क्या है, यह हल्का, जंग अवरोधी होता है, इसमें जंग कम लगती है। उष्मा का सुचालक होता है, बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है ना, लचीला होता है, बड़ी जल्दी आप मोड़ सकते हैं एल्यूमिनियम को। अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जाता है। कभी जब बहुत अच्छे से बनाया जाता है तो उसमें और धातुएं मिलाई जाती है, जिससे कि थोड़ा सा कठोर हो जाता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन, तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तार में देख ही रहे हैं आप, केबल वगैरह जो बनता है, तार और बनते हैं, तो इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम ही होता है। कई उद्योगों में इसका इसका महत्व इस्पात, तांबा और जस्ते और शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। देश में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब देखिए, प्रगालकों में बॉक्साइट को कच्चे पदार्थ के रूप में, जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है बॉक्साइट, इसको क्या किया जाता है, ये किस प्रकार बनता है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। ये बॉक्साइट जो होता है उसका एक, ये मान के चलिए क्या है, एल्यूमिनियम का एस्क होता है। इससे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। अब देखिए, 6 से 7 टन बॉक्साइट मिला, जिसमें 2 टन एल्यूमिनियम मिला, 1 टन एल्यूमिनियम मिला और 1 टन एल्यूमिनियम मिला उससे। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है, दिया गया है कि बॉक्साइट कच्चा माल है, बॉक्साइट खनन हुआ, परिवहन और समुद्री जहाज से धरा, एल्यूमिनियम बना, बॉक्साइट और गलन हुआ, मतलब गलाया गया, उसको शोधन किया गया, प्रगालक तथा स्थल तक भारी अयस्क का पहुंचाना, से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम और कोयला खान से पिच, ये सब प्रक्रिया से उसको साफ किया गया। एक पिघली हुई धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, इसे क्रोयोलाइट बोलते हैं। आगे देखिए, ऊर्जा की पूर्ति और कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। अब आता है रसायन उद्योग। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है और उतना फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा तथा विश्व के आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु और बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां हैं और सम्मिलित हैं। अकार्बनिक तथा कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है।
अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नाइट्रिक अम्ल क्षार, सोडा एश, कांच, साबुन, शोधन और अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल हैं। अब आता है इन उद्योगों को देश में विस्तृत फैलाव है, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? कौन से उद्योगों की बात कर रहे हैं हम? रसायन उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं। कार्बनिक रसायनों में पेट्रोलियम रसायन है जो कि कृत्रिम वस्त्र बनाने में, जो आप वस्त्र पहनते हैं, जरूरी नहीं वो वैसे हो, तो वो कृत्रिम वस्त्र जो बनाए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं, उसमें पेट्रोल का शामिल होना होता है। कृत्रिम रबर में, प्लास्टिक रंजक, प्लास्टिक में, रंजक पदार्थ में, दवाइयाँ, औषध रसायन के बनने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं और पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित किए जाते हैं। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। रसायन आधारभूत रसायन की प्रक्रिया अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि और उपभोक्ता बाजार के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की एक सूची बनाइए कि कौन कौन से हम देखते हैं कि रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब आता है उर्वरक उद्योग क्या है। उर्वरक तो जान ही रहे हैं, जो खाद होती है, जो जो रासायनिक खाद होती है उसे उर्वरक बोलते हैं। हाँ, उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक जैसे कि यूरिया, फास्फेट उर्वरक जैसे डीएपी बोलते हैं, अमोनियम फास्फेट तथा मिश्रित उर्वरक जिनमें तीन प्रमुख पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटाश शामिल हैं। जैसे पी एनके बोलते हैं ना, के उत्पादकों क्षेत्रों में इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा आधा अर्थात पोटाश महत्वपूर्ण आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिकों के भंडार हमारे यानी कि हमारे यहाँ पोटाश नहीं मिलता है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य भागों में फैल गया। कौन सा उद्योग की बात हो रही है? रासायनिक उर्वरक उद्योग के बारे में बात हो रही। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण है कौन कौन से? आंध्र प्रदेश में होगा, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक। अब आते हैं सीमेंट उद्योग पे चर्चा करते हैं। विनिर्माण कार्य जैसे कि घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। इस उद्योग को भारी और स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इनमें कोयला और विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। किसमें? सीमेंट में। सीमेंट देख ही रहे, सीमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो गया। सीमेंट तो आप तो देख ही रहे हैं, आज इतनी तेजी से निर्माण हो रहा है जिसके लिए सीमेंट बहुत जरूरी है। और सीमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, है ना। इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहाँ पर खाड़ी देशों के बाजार की उपलब्धता है, मतलब बाहर भी भेजी जा रही है। यही नहीं, हमारे देश में ही नहीं कि हम ही खपत कर रहे हैं, उसका हम जो है बना के बाहर देशों को बेची भी जा रही सीमेंट। पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। कहाँ पे? चेन्नई में लगाया गया था पहला। कब? 1904 में। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रचार हुआ। अब आता मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान की तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रकें, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, दुपहिया, तिपहिया एवं बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। अब तो देखिए हमारे यहाँ देखिए कितने हमारे ही आसपास के क्षेत्र में देखिए कि आपको इलेक्ट्रिक वाहन जो है, जो ई रिक्शा है, वो देखने को मिल जाएगा। तो ये कहाँ से आ रहा है? मोटर गाड़ी उद्योग से ही तो आ रहा है ना। रोज नई गाड़ियां लोगों के यहाँ निकल रही हैं, तो कहाँ से आ रहा है? ये मोटर गाड़ी उद्योग से ही हो रहा है। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार और वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे कि उद्योग में विशेषकर कार हो गई, दोपहिया हो गई, तिपहिया वाहनों में आप पार्वती तिपहिया वही जो आप देख रहे हैं रिक्शा होता है, और कार तो देखी जानते ही हैं, और जो दोपहिया वाहन है उनको भी समझ रहे हैं। तो यह उद्योग दिल्ली में, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित हैं। अब आता है सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ये इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। आप समझ ही रहे हैं कैसे, क्यों? क्योंकि आप सूचना प्रौद्योगिकी के बिना आपका जीवन जो है ठप सा है। आप मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं ना, बस उसी से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादकों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग
के लिए अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। बेंगलुरु भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। अब अगर जब पूछ लिया जाएगा मैप में कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है, तो आप यहाँ पर बेंगलुरु को कोड करेंगे कि यहाँ पर है मैप में कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। और ये आपको वन जो एक एक नंबर के ऑप्शनल वाले आते हैं उसमें भी पूछ लेगा कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है। इलेक्ट्रॉनिक तो ये बेंगलुरु है आपकी। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक में मुंबई हो गया, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सफल होने के कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है। अब आता है औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण न्यूनीकरण की। भाई औद्योगिकरण तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके कारण क्या क्या हानियां हो रही हैं कि उनका क्या नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा वो देखते हैं। यदि उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इसके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल और पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग चार प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। पहला वायु प्रदूषण, तो आप जान रहे हैं धुआं निकलता है तो वायु प्रदूषण हो रहा है। जल प्रदूषण जान रहे हैं, मलबा जो होता है गंदा पानी नदियों नदियों में छोड़ दिया जाता है। भूमि समझ रहे हैं, जो रसायन है वो मिट्टी में जाके मिट्टी को और अनुर्वरक बना देगा। और ध्वनि प्रदूषण तो जान ही रहे हैं कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है उद्योग से जो सायरन बजते हैं और जो मशीनें चलती हैं उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये प्रदूषण होते हैं पर्यावरण में प्रमुख तौर पर कौन कौन से चार प्रदूषण, वायु, जल, भूमि और ध्वनि। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत ग्रह भी सम्मिलित है। अब आता है वायु प्रदूषण। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे प्रदूषण से आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, ये कई और ये आपका इसमें ही भी है और ये आपका फिजिक्स में भी मिलेगा। तो पहले कौन सा हुआ, वायु प्रदूषण अत्यधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण के कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस और द्रवीय दोनों प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा और धुआं। कागज व रसायन और कागज उद्योग, ईंट के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन और छोटे बड़े कारखाने प्रदूषकों के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों की रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभावों को ला सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानते हैं? एक वहां पे त्रासदी हुई जो कि ये वहां पर एक गैस थी मेथिल आइसोसाइनाइट। वो गैस जो है एकदम से उस प्लांट से निकली जिससे कि हजारों की मतलब बहुत सारे लोग एकदम से मर गए थे वहां पे। तो वो एक भोपाल में हुआ था जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी। तो बहुत ही भयंकर घटना थी। तो ये प्रदूषण का ही कारण था और वहां पर एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई। तो वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, तो पौधों, इमारतों और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। अब आता है हमारा दूसरा प्रदूषण, जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग और इलेक्ट्रो प्लांटिंग उद्योग, जो कि रंग अपमार्जक और अम्ल और लवण और भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन जल आदि में वहित करते हैं। भारत में मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फास्फोजिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां मिलती हैं। अब हमारा आता है ताप। नेक्स्ट जो हमारा प्रदूषण है कौन सा है, तापीय प्रदूषण। जब कारखानों और ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडे किए नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। अब सोचिए ऐसे गर्म जल भेजे दे रहे हैं जो कि वहां जो जलीय जीव होंगे उनके लिए कितना खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि उनको उसकी आदत है नहीं और ये जब गया तो कहीं ना कहीं उन जीवों के लिए नुकसानदायक होगा कि नहीं होगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट और परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे के ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषण जमीन में रिश्ते हुए, मतलब क्या हुआ, ये जा रहे हैं और धीरे धीरे क्या हुए, ये जमीन के नीचे पहुंच गए और जमीन के जब नीचे पहुंचेंगे तो पानी में मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पानी भी क्या होगा, जहरीला ही हो जाएगा, है ना। अब आता है हमारा दूसरा नेक्स्ट प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण।
ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता, उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता मतलब बहरा इंसान हो सकता है, हृदय गति बढ़ सकती है मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, रक्तचाप बढ़ेगा, है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और इससे कायिक अवस्थाएं भी बढ़ती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना और मानसिक चिंता का स्रोत है, मतलब सुनते रहिए तेज ध्वनि को, गड़बड़ गड़बड़ मशीनें चल रही हैं, आप सुनते रहिए तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को, वो माइंड को आपको डिस्टर्ब ही करेंगे। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यंत्र की विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब इसका रोकथाम कैसे किया जाए? पर्यावरणीय न्यूनीकरण की रोकथाम कैसे होती है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। कारखानों को द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल प्रदूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं? देखिए, पहला क्या है, विभिन्न क्रियाओं में जल को न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनः चक्रण, मतलब जल को चक्रण करके उसको फिल्टर किया जाए। पहली चीज जो वहां से निकल रहा है जल, पहले उसको फिल्टर किया जाए, फिर उसको जो है नदियों में छोड़ा जाए। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल का संग्रहण किया जाए। अब जो जल जा रहा है तो उसको इकट्ठा कर लिया जाए। फिर आता है नदियों तालाबों में गर्म जल और अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित होने से पहले शोधन करना जाए। गर्म जल भेज रहे हैं तो उसको पहले ठंडा करिए, है ना, जो अपशिष्ट गंदा पानी भेज रहा है पहले उसको साफ करिए, तब जाके नदियों में प्रवाहित करिए। तो जो नदियों में जो जीव हैं उनके लिए भी सही होगा और पर्यावरण के लिए भी सही होगा। औद्योगिक अपशिष्ट को शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। कौन कौन से? यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, जिसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना और तलछट जमाव आदि सम्मिलित। जैविक प्रक्रिया द्वारा द्वितीय शोधन होता है। और तीसरा आएगा आपका जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीय शोधन। इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जा सकता है। अब आता है जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योग द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी, मतलब जहाँ पर जल नहीं है तो उसको निष्कासन ना किया जाए, वहां पर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि भैया पानी का प्रयोग मत करिए, यहाँ पे यहाँ मत लगाइए अपने कारखाने। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियां और चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण स्क्राइबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़ती रूप से पृथक करने के लिए उपकरण, मतलब आगे फिल्टर लगा दिए जाए कि जो जो कचरा है फालतू का वो ना जाए, वो उसमें वायुमंडल में ना मिले, जिससे कि वायु प्रदूषित ना हो। कारखानों में कोयले के अपेक्षा तेली और गैस का प्रयोग से धुएं से निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों और उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। जनरेटर में साइलेंसर लगाया जा सकता है, जैसे भाड़ भाड़ देखिए अब गाड़ियां चलती है ना, या जनरेटर चलता है भाड़ भाड़, तो उसमें साइलेंसर लगा दीजिए, जिसमें उनमें आवाज काफी कम हो जाएगी। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरण का इस्तेमाल करने के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना के लिए आर्थिक विकास की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। हम अब नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे।